अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। गुज़श्ता माह अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा था कि उनका PTI से ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन वो एक अलग सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। इमरान खान से PAC का रुकन बनने की बात करेंगे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि शेख रशीद की अपनी मर्जी है और उनकी अपनी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, मैंने जो भी काम करना है वो असम्बली रूल्स के मुताबिक करना है और किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। आज फिर शेख रशीद ने इस मामले पर बात की है और कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने के लिए खुद नहीं कहा था, बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से गलत कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से है। रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने पर बजिद, स्पीकर कौमी असम्बली की मुखालफत, वजीर आजम इमरान खान किसका साथ देंगे, शेख रशीद या असद कैसर का? सबसे पहले शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। बड़ी सिचुएशन है वजीर आजम साहब के लिए, किसका साथ देंगे वो आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और लोगों ने मुखालफत की है कि शेख रशीद साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, हमारे इत्तेहादी हैं, तो लिहाजा उनकी बात ना सुनी जाए और उनको ना शामिल किया जाए। फतियाना साहब जिनको रिप्लेस करना चाहते हैं उन्होंने भी मना कर दिया है। आज शायद राजा रियाज साहब ने भी ये बयान दिया है कि शेख रशीद साहब की अपनी जमात है और जिस किस्म का दबाव वो स्पीकर साहब पे डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर पार्टी ने फैसला करना है तो पार्टी कड़वा घूंट लेने के लिए तैयार होगी और असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं उनके साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी। शेख रशीद साहब बड़ा दबाव सिर्फ इस पर नहीं डाल रहे हैं कि उनको PAC का चेयरमैन बनाया जाए, वो इस पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हटाया जाए। और ये वाला जो मामला है इसमें जो तहरीक इंसाफ के हॉक्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, फैसल वावडा हैं, ये सारे जो हैं लोग ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हमने बनाकर गलती की है और अब उन पर प्रेशर डाला जाए ताकि शहबाज शरीफ या तो खुद छोड़ दें या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वोट के जरिए उनको हटाया जाए बतौर चेयरमैन। ये ऑप्शन मौजूद है कानूनी, लेकिन उसको अडॉप्ट करेंगे इमरान खान साहब या इस हद तक जाएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अगर वो ये ऑप्शन लेते हैं ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी आपको नहीं लगता कि असद कैसर साहब के खिलाफ जाएंगे? ठीक, अभी उन्हीं का साथ देंगे आपके ख्याल में। शाह साहब, जिस तरह शहजाद साहब गुफ्तगू करें, अब शेख रशीद साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है जिस पर हमारी कल गुफ्तगू हो रही थी। हसन साहब ने तो ये भी कहा था कि शेख साहब मीडिया की नज़रों में बहुत पसंद भी की, उनकी बातें बहुत आराम से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। इस एक तरफ ये शेख रशीद साहब का स्टांस, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली, किसका साथ देंगे इमरान खान साहब? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को इमरान खान का साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस इमरान खान का साथ देना चाहिए जिसने 22 साल जद्दोजहद की, जिसने करप्ट माफिया और करप्ट अशराफिया के सामने सरेंडर नहीं किया, जिसने कहा था कि मैं समझौते नहीं करूंगा, जिसने कौम के साथ वादे दावे और हमें इखलाकी बेंचमार्क मुकर्रर किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को याद रखना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान की इज्जत साख दाव पर लगी हुई है। ये इमरान खान की जंग है, इमरान खान की ये आखिरी जंग है इमरान खान की। इस जंग में इमरान खान की नाकामी करोड़ों ख्वाबों और उम्मीदों की नाकामी होगी और फिर कोई अगर इमरान खान नाकाम हो जाते हैं तो अगले 50 साल तक कोई किसी नए इमरान पर भरोसा या नहीं करेगा, एतबार नहीं करेगा। आज इमरान खान को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ की ज़रूरत है। शेख रशीदों, असद कैसरों, परवेज़ खटकों, शाह महमूद कुरैशियों, उस्मान बुज़दारों, फ़याज़ चौहानों, रज़ाक दाऊदों, असद कैसरों, ज़ुबैदा जलालों, फ़हमीदा मिर्ज़ों और बाकी 95% ये जो प्रधान आज के प्रधान, इनका क्या है? ये कल कहीं और थे, आज यहाँ मौजें लुट रहे हैं, कल किसी और टांगे की सवारियाँ होंगी। इमरान खान नाकाम होता है तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना। बहुत सारों की ये आखिरी बारी है, बहुत सारों नए रूप में सामने आ जाएंगे और बहुत सारे साबका वजीर, साबका गवर्नर, साबका उसके साथ लग के तो अगले आप पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है वजीर आज़म इमरान खान अपने बयानिए पर कायम रहे। अभी भी वक्त है वजीर आज़म इमरान खान के साथ बैठे और इमरान खान को जो कहता है वो करे, वरना ये समझौता एक्सप्रेस पिछले बेनजीर भुट्टो ने भी चलाई रखी थी, नवाज शरीफ ने भी चलाई रखी है और अगर आपने भी चलानी थी तो फिर क्या फायदा इस तब्दीली का? इस समझौता एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन है, मुक गया तेरा शो इमरान, गो इमरान, गो इमरान।
उस आप कह रहे आखिरी हैं इमरान स्टेशन खान पर साहब को इसको ना इमरान ले खान जाएं साहब खुदा का के ही लिए। साथ देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हसन साहब की तरफ। हसन साहब, अगर हम इत्तेहादियों की बात करें तो पंजाब में जो स्पीकर असेंबली का रोल है वो उन्होंने दिया चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो इत्तेहादी हैं। तो अब एक और बहुत बड़े इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, जो कि बहुत ही मुतहरिक हैं धरनों से लेके अब तक। उनके साथ क्या मामला करेंगे इमरान खान साहब इस मामले पर? मुझे बाज़ औक़ात अफसोस होता है इस बात पे कि आपका सवाल लंबा, मेरा जवाब छोटा होता है। बहरहाल आपके इस उल्टे सवाल का सीधा जवाब ये है कि बिलाखिर ये दोनों हजरात इमरान खान का साथ देंगे। इस जवाब को डी कोड कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, शेख साहब ने आज फिर जो गुफ्तगू की है उस पर उन्होंने, इस पर भी आप कमेंट कर दें। उन्होंने कहा कि 40 बंदों की लाइन लगी है, सब जेल जाएंगे। एक तरफ शेख साहब का ये स्टांस भी सामने आ रहा है, दूसरी तरफ इख्तलाफात भी उनसे पार्टी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये 40 लोग कौन है, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो? पहली बात तो यह है कि हसन साहब ने जो समअप किया है, मेरा ख्याल है कि वो निचोड़ है। लेकिन इमरान खान साहब ये मत भूलें कि ये शेख रशीद साहब जो हैं, ये इमरान साहब की स्पेशल पेशकश है। ना सिर्फ स्पेशल पेशकश है बुज़दार साहब की तरह, बल्कि इमरान साहब की तराशीदा सियासत का निचोड़ है ये शेख रशीद साहब। हसन साहब का एक मैं जुमला मुस्तार ले रहा हूँ, वो कहते हैं एक मशहूर होता है और एक मकबूल होता है, उनमें बड़ा मामूली फ़र्क होता है। ये मशहूर लोग हैं। वो आज चौहान साहब का नहीं सुना कि मुझे पंजाब में डालें? मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये हैं मस्खरे, ये मज़ाहिया लोग हैं। आजकल हमारी प्रेस ने, मीडिया ने भी मस्खरापन और मज़ाहिया का और जो चुगतबाज हैं उनका हिस्सा अलहदा रखा हुआ है। ये हसन साहब के बरजस्ता फ़िक्रे, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब के, डॉक्टर यूनुस भट्ट के फ़िक्रे रट रटा के आके ये सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा दिन हमें सुनाते रहते हैं और सिर्फ मीडिया टेंशन के लिए। वो लाहौर के अंदर एक किरदार है डॉक्टर नवाब अंबर शहजाद, आप जनाब पार्टी का, वो उसका नारा हर इलेक्शन लड़ता है और हर टीवी प्रोग्राम उसको मुकम्मल टाइम देता है। शहजादा, डॉक्टर अंबर शहजादा, वो कहता है थोड़ी रिश्वत बहुता कम, थोड़ी रिश्वत बहुता काम ज्यादा, थोड़ी रिश्वत काम ज्यादा, अंबर शहजादा, अंबर शहजादा। और सारा दिन प्रेस उसके पूरे जियो क्या, चैनल 24 क्या, 42 क्या, उसके पूरे प्रोग्राम देते हैं। ये मीडिया टेंशन के लिए सारा घड़ाक नजर रखा हुआ है। उनको मजा आता है उनके, देखें ना फयाज चौहान के पल्ले है कुछ, शेख रशीद साहब भी कुछ पल्ले है, लेकिन आप ये देखें कि उनकी कैपेसिटी देखें। जो मीडिया हसन साहब ने कल जिक्र किया था कि कैसे मीडिया को अट्रैक्शन किया और कैसे वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी ये है कि शेख रशीद साहब को इमरान खान ने किसी खास मकसद के लिए कहा होगा और उनको पूरा जो कर रहे हैं वो कभी हिम्मत ही नहीं है कि कोई दूसरी बात करें जो इमरान खान साहब की मर्जी के ऑर्केस्ट्रेटेड ना हो। अब आया उसके बाद वो क्या करते हैं, आया इसको पीछे विड्रॉ करते हैं या असद कैसर को इशारा करते हैं कि भाई अब आप दरवाज़ा खोल दो, शेख रशीद को एंटर कर लो। तो असद कैसर मोरलेस वो बड़ा लॉयल आदमी है शुरू का। एंड ऑफ द डे अगर कोई ओपिनियन भी है तो वो इमरान खान के ओपिनियन के मुताबिक जाएंगे। एंड ऑफ द डे ज्यादा चांसेस किसके हैं? मेरा ख्याल है शेख रशीद को अगर इमरान खान ने मोटिवेट किया, और इमरान खान जब मोटिवेट करता है तो एक जरूर है कि इमरान खान काम गैर संजीदा नहीं करता। उसके ज़हन में ये आ गया होगा या उसको कन्विंस कर लिया होगा कि शेख रशीद का वहाँ होना जरूरी है। अगर वो कर रहा है तो शेख रशीद को वो अंदर घुसा के छोड़ेगा। लेकिन पार्टी को कितना नुकसान होता है, अभी से पार्टी टूट का शिकार है। शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जी स्पीकर के अगेंस्ट पार्टी के अंदर एक जज्बात पाए जाते हैं। ये शेख रशीद साहब ने कल ही कहा है कि स्पीकर के अगेंस्ट जज्बात पाए जाए, यानी कि उन्होंने वो जो क्रैक्स हैं जिसका कल भी जिक्र हुआ है, जो क्रैक्स मौजूद हो रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक काम है कि खाम की चीज है जो एक सेटल्ड इशू है। आपके ख्याल में शेख साहब का देंगे, लेकिन कोई फायदेमंद बात नहीं है उनके लिए। बाबर साहब, वैसे सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए बेहतर क्या होगा? स्पीकर का साथ देना इमरान खान साहब के लिए जो रूल्स की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, या सियासी तौर पे अगर हम बात करें, या शेख साहब का साथ देना जरूरी होगा जो कि ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं आए रोज? आपका सवाल ये नहीं, आपका सवाल बाबर साहब सवाल इनका ये है इमरान खान किसका साथ देंगे, सवाल आपका ये है। अगर आप तब्दील कर लिया तो फिर वो अलहदा बात है बाबर साहब के लिए। देखिए मैं तो और इस प्रोग्राम की एंकर अब्सा कोमल है, रियाजी साहब नहीं है। बाबर साहब, अंबर शहजादा, थोड़ी रिश्वत काम ज्यादा। प्लीज बाबर साहब खुश रखे भाई को। जी देखिए भाग लगे साहब, मैंने काफी सारी चीजें हसन साहब से सीखी हैं इस प्रोग्राम के अंदर।
اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مفت مشورہ بالکل فالتو میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو میں تو پی ٹی آئی کا ایڈوائزر ہوں نہیں کہ میں انہیں مشورہ دوں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. جہاں تک آپ کا بیسک سوال تھا, میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں ہے اسے ڈاؤٹ کرنے کی, کیونکہ ایک مزاج ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا ایک مزاج ہے, اور اس میں جب آپ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پریشر کر کے رکھیں دوسری پارٹی کو, یہ اب آلدو اپوزیشن میں ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے چونکہ اب آپ گورنمنٹ میں ہیں, لیکن ان کا تقریباً وہی سٹائل چل رہا ہے حکومت میں بھی جو اپوزیشن میں تھا, کہ آپ پریشر ڈال کے رکھیں. تو یہ اب ایک بھائی جیل میں ہے, دوسرا بھائی بھی گرفتار ہے, لیکن وہ یہ پی ایس سی کے چکر میں آ جاتے ہیں اسمبلی, تو ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ حربہ اختیار کر رہے ہیں. اور اگر پی ایم ایل این کسی وجہ سے جو بھی وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جس طرح سے بہیو کرے وہ نہیں کرے گی, تو وہ کوشش کریں گے کہ شیخ رشید صاحب وہاں پہ موجود ہوں اور روز امبیرس کریں شہباز شریف کو. تو مجھے تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بیک آف کریں گے. عمران خان جس لائن پہ انہوں نے شیخ رشید کو لگایا ہے اسی پہ انہیں سپورٹ کریں گے. شیخ رشید صاحب کا یہ آپ کے خیال میں ساتھ دیں گے. حسن صاحب, ویسے یہ مشورے نہ دینے والی بات کیا ہے کہ اس دن آپ نے باقی سب کو بھی اب خاموش کرا دیا ہے, تو ان کو اجازت دے دیں باقی ہمارے تجزیہ کاروں کو, تاکہ وہ آگے حکومت کو مشورے بھی دے پائیں. اور پھر اس پہ بھی کامنٹ کر دیں حسن صاحب کہ یہ پی ایس سی کا معاملہ کیا ضد بن چکا ہے اب, کیونکہ فیاض الحسن بھی ادھر کہہ رہے ہیں. نہیں, بابر ستار صاحب ہمارا پرائیڈ ہیں, سچ اے پرومیننٹ لائر, ان کو بلینک چیک بھیجیں, مشورہ دے دیں گے. ٹھیکہ لیا ہوا ہے مشورے دینے کا. آپ کو شوق ہے, آپ کی عمر ہے, آپ ضرور دو. بابر صاحب کو کیوں نہیں, بابر صاحب کا پتہ کریں نا کہ مطلب ان کی فی کیا ہے کیس کی, اس اعتبار سے پھر مشورہ بھی میں کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ لے دوں گا پی ٹی آئی کو, میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ مفتے میں تو کام نہیں نا. ٹھیک, تو یہ حسن صاحب آپ واضح کر رہے ہیں کہ مفت کے مشورے نہیں دینے, کچھ حاصل ہو تو بے شک مشورہ دیں, وائی ناٹ. ٹھیک, اس سوال کے جواب میں ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. بھارت میں علی گڑھ یونیورسٹی میں یونیورسٹی انتظامیہ, طلباء اور ایک نجی ٹی وی کی رپورٹر کے مابین تنازع ہوا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بھارتی نجی ٹی وی کی رپورٹر اور ٹیم بغیر اجازت کے یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور وہاں کے طلباء کو دہشت گرد کہا گیا, جس پر طلباء اور نجی ٹی وی اسٹاف کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کو کال کی تو خاتون صحافی نے الزام لگایا کہ طلباء کی جانب سے انہیں ہراساں کیا گیا اور کیمرہ بھی توڑ دیا گیا, تاہم انہوں نے طلباء کو دہشت گرد نہیں کہا. پولیس کے مطابق طلباء پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, جس پر 14 طلباء کو بغاوت کے مقدمے میں جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اسی تمام تر صورتحال کے اوپر ہمارا سوال ہوگا اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے, پاکستان کے حق میں نعرے, علی گڑھ یونیورسٹی, بھارت کے 14 طلباء بغاوت کے مقدمے میں جیل منتقل. کیا ایسے سخت قوانین کے نفاذ سے ریاست ناانصافیوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں دبانے میں کامیاب ہو جائے گی, ہاں یا نہیں؟ حسن صاحب, یہ طریقہ کار درست ہے جو بھارت میں اپنایا گیا ہے؟ دیکھیں صاحب, انفارچونیٹلی پورے خطے کی بدنصیبی ہے کہ مودی صاحب بہت بڑے ملک کے بہت ہی چھوٹے وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں. دو اصول ہیں اس میں, ہو جائے گی اور نہیں ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. لیکن اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ریڈ انڈینز ہیں یا کشمیریوں کی طرح کھڑے ہو جانے والے لوگ ہیں. وہ ہسپانیہ میں جیسے نام و نشان مٹایا گیا مسلمانوں کا, اتنی مزاحمت کرنے قابل ہیں یا نہیں ہیں. انفارچونیٹلی میں چونکہ اس مٹیریل سے واقف نہیں ہوں تو اس پہ کوئی حتمی رائے تو میں نہیں دے سکتا. دونوں ایسپیکٹس آپ کے میں نے سامنے رکھ دیے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مظلوم کون ہے اور مظلوم کیسا ہے, لیکن ظالم بہرحال اس کا وہ جیت بھی جائے تو منہ کالا ہی ہوتا ہے اس کا. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب, احتجاج اور نعرے لگانے پر محض بغاوت کے مقدمے درج کر لینا آپ کے خیال میں کیسا ہے یہ؟
देखिए, बदकिस्मती है इस वक्त इस दुनिया की कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत का सरबराह है, वो है नरेंद्र मोदी, जो फ़ख्र करता है कि मैंने एक दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क को तोड़ा है, जो फ़ख्र करता है कि मैं कातिल हूँ और जिस पे जो डिक्लेयर्ड कातिल है, और दुनिया की सुपर पावर का सरबराह ट्रंप है। दोनों वो जो यानी गोरों का मोदी वो, और ये हिंदुओं के ट्रंप। देखिए, बात यह है कि तशद्दुद, मार धाड़, कत्लो गारत, असमत दरी, बगावत के मुकदमे, सख्त कवानीन, जुल्म के ज़ाब्ते, अगर इनसे अब आवाज़ दबाई जा सकती होती या इन हरबों से मंजिल खोटी हो जाती होती तो पाकिस्तान कभी ना बनता, कश्मीरियों की जद्दोजहद 5वीं पीढ़ी तक कभी ना पहुँचती, फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम का दी एंड हो चुका होता। 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज है मकबूजा वादी में, 1.25 लाख शहादतें हैं, 10,000 असमत आबरू रेजियाँ हैं, 7,000 दौरान हिरासत कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 1100 नामालूम कब्रें अभी दरियाफ्त हुई हैं, और 2 साल की बच्ची से 90 साल के बूढ़ों तक जुल्म आपके सामने है। क्या कर लिया, क्या हो गया? असल बात यह है कि जहां मोदी सरकार की जो भारतीयों से उन्होंने वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस करके वो आए थे, जो शाइन इंडिया और माशी तौर पर मजबूत इंडिया और आम आदमी की मईशत और वगैरह, वो 90% वो भी ना सिर्फ नाकाम हो गए हैं बल्कि उनकी इंतहा पसंदी भी हार रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है एक सिद्धू, जो जिस करतारपुर और सिद्धू है, पूरे भारत, पूरी मोदी सरकार, पूरी बीजेपी, पूरे इंतहा पसंद, पूरे छोटे दिलों वाले लोग उसके सामने हार चुके हैं। तो ऐसा दबाया नहीं जाता, ये चीज़ें नहीं हो सकती इस तरह। दबाव में लाकर नहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती। आज़ादी की तहरीक को या फिर लोगों की जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है उसको दबाया नहीं जा सकता। बाबर साहब, अब अगर हम दुनिया भर की मिसालों पे बात करें तो क्योंकि भारत खुद को एक बड़ी जमहूरियत कहता है, अमेरिका में कहा जाता है कि अगर आप हमारा फ्लैग जला भी दें और आप मुखालफत कर रहे हैं किसी बात पर तो उस पर हम आपको कुछ नहीं कह सकते। फिर बरतानिया में भी ब्रेक्सिट का मामला है, किस किस किस्म के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बगावत के पर्चे तो नहीं हो जाते। यहाँ क्या वजह है? देखिए, वेस्ट की बड़ी कुछ अच्छी ट्रेडिशंस हैं। अमेरिका में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रोटेक्टेड है, और उसकी तशरीह उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब ये सवाल उठा कि झंडे को जलाना क्या अनपेट्रियोटिक एक्ट है और आप सेडिशन के मुकदमे करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल फैसला किया कि ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका है, ये भी एक स्पीच का तरीका है। आप अपने मुल्क से नाराज हो तो उसका झंडा आप जला सकते हैं। लेकिन ये उस खित्ते की ट्रेडिशंस हैं, ये हमारे खित्ते की ट्रेडिशंस नहीं है। जवाब तो जाहिर है मेरा नहीं में है, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है इस मौजू पे बात करते हुए, क्योंकि ये पिछला वीकेंड हमने गुजारा है। अमार अली जान प्रोफेसर हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे लम्स में पढ़ाते हैं। उन्हें प्रोटेस्ट करने के ऊपर पंजाब पुलिस ने सुबह 4 बजे अपने घर से उठाया और मुकदमे उनके ऊपर कायम किए। इसी तरह यहाँ पे गुल अली इस्माइल के ऊपर मुकदमा भी नहीं कायम किया, 30 घंटे तक उन्हें उठा के ले गए क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाह रही थी। तो ये तो हमारी अपनी सिविल लिबर्टीज की हमारी सूरत हाल है, जहाँ पे हमें रोज ये इस चीज के बारे में बताया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप मादर पिदर आजाद हैं। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को मादर पिदर आजादी के साथ जोड़ दिया जाता है फौरन। तो हम बाकियों का क्या दुख मनाएं, जरा अपने घर की पहले सफाई कर लें, फिर मोदी सरकार को भी ताने देंगे। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। शहजाद साहब, जब जमहूरी ममालिक में ऐसा होगा महज नारे लगाने पर, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मेरा जवाब नहीं में है। कोई ऐसे कवानीन जो होंगे उससे आप किसी किस्म की नाइंसाफियों के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसको रोक नहीं सकेंगे। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, आपको ये नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे शायद आप उनकी आवाज़ को दबा दें, लेकिन वो तहरीक जिंदा रहती है जो भी नाइंसाफी के खिलाफ हो, और ये हमने हमेशा देखा है। जहाँ तक ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, ये आपको पता है कि कुछ अरसे बाद इस तरह के वाक़यात वहाँ पर होते हैं। चंद माह पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पोर्ट्रेट थी, उनकी जो तस्वीर थी, उसको हटाने का जो बीजेपी के एक MP हैं उन्होंने कहा कि इनकी तस्वीर वहाँ से हटाई जाए, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान की तहरीक से पहले ही कायदे आज़म जो है वो लाइफ मेंबर थे उस यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह की इंतहा पसंदी जो है हम देखते हैं बीजेपी की तरफ से होती आई है।
آج بھی صرف یہ ایک چینل کا معاملہ نہیں تھا, جو چینل ہے جس کی یہ رپورٹر تھی وہ تو ویسے ہی بی جے پی کی پالیسیز کو بڑا سپورٹ کرتا ہے, لیکن آج بھی کچھ بی جے پی کے لوگ وہاں پر آئے جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو مارا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ انہوں نے جس قسم کے نعرے لگائے وہاں پہ, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, اور اس کے بعد یہ بغاوت کا مقدمہ ان پہ بنائے, تو مشی ہے کہ بابر ستار صاحب نے بڑا ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ ویسٹ کی پالیسیز, ویسٹ میں جس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ کو دیکھا جاتا ہے وہ مختلف ہے, ہمارے خطے میں مختلف ہے. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیائی صاحب, جو لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں پھر اس طرح کی صورتحال میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ حکومت بھی ہوتی ہے, اس طرح کی صورتحال میں محض نعرے لگانے پر جب مقدمے درج کیے جا رہے ہوں تو پھر کیا کیا جائے دوسری جانب سے؟ اب سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اکیلا نہیں ہے. شہزاد صاحب نے جس طرح اس کو طرف اشارہ کیا ہے, یہ ایک تسلسل ہے واقعات کا, اور یہ ایک اب سے نہیں 1948 سے لے تو ایک اینٹی مسلم رائٹس, مسلمانوں کا قتل عام, اور یہ ہمیشہ سے آرگنائز تھا. مودی کے دور میں آ کے اس میں تیزی بھی آ گئی اور مزید آرگنائز ہو گیا ہے. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ 2018 میں قائد اعظم کی تصویر اٹھانے پہ جن کی طرف شہزاد صاحب نے اشارہ کیا ہے, وہاں پہ یہ اس طرح کے رائٹس ہوئے, اور اس کے بعد وہاں شدید لاٹھی چارج کیا گیا, پولیس اندر آ گئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے قائد اعظم کی تصویر کیوں اٹھائی ہے. 2016 کے اندر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ کوئی ایسا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے بڑا شدید, جس کو کہنا چاہیے کہ بروٹل لاٹھی چارج کیا, اور اس میں کئی درجنوں طالب علم زخمی ہو گئے. 2014 کے اندر ایک اتر پردیش کی یونیورسٹی تھی, وہاں سے 67 کشمیر اسٹوڈنٹس اسی ہاسٹل کے اندر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے, اور انہیں پاکستان کے حق میں نعرے نہیں لگائے, صرف پاکستان کی جیت کو سیلیبریٹ کیا. یہ بالکل طے ہو گیا, عدالت میں یہ مقدمہ ہے, وہاں بھی طے ہو گیا کہ وہ صرف سیلیبریٹ کر رہے تھے, کہ یعنی کہ وہاں سپورٹس کے اوپر بھی آپ کو پابندی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. وہاں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. میں یہ ضرور شیئر کرتا ہوں ساتھیوں کے ساتھ کہ پاکستان کی صورتحال مختلف نہیں ہے, یہاں پہ بھی قدغن خاصی وہ ہیں, لیکن انڈیا میں تو ایک ٹارگٹ کر کے 48 سے لے کے لاکھوں بندے جو اڑا دیے جاتے ہیں کسی بھی قسم کے جو ہے نا کوئی پروگرامز ہوتے ہیں یا جو قتل عام ہوتا ہے, اور یہ دبایا اس نہیں جا سکتا کہ دبایا جاتا تو یہ ہاں کہ اس کے اوپر اگر دبایا, ہاں جو جواہر لال نہرو میں افضل گرو کی پھانسی کے اوپر یہ کام کیا انہوں نے, کہ وہاں پہ جیسے انہوں نے پروٹیسٹ کیا انہوں نے ان کو سیڈیشن چارجز لگا دیے. ارون رائے کے اوپر سیڈیشن چارجز لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتی ہے, لیکن یہ آواز بڑھتی جائیں گی, یہ گھٹے گی نہیں. ٹھیک. حکومت پنجاب نے صوبے کے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کا منشیات ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے نتائج سے ان کے والدین کو بھی آگاہ کیا جائے گا. صوبائی وزیر برائے تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ حکومت کو اسکولوں میں آئس نشے کے استعمال کی رپورٹس موصول ہو رہی تھیں, جس پر محکمہ تمام اسکولوں کا دورہ کرے گا, اور ضلعی تعلیمی انتظامیہ کے جو چیف ایگزیکٹو افسران ہیں وہ اپنے علاقوں کے منشیات سے پاک اسکولوں کو حلف نامے جاری کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اسکولز جنہیں حلف نامے دیے گئے ہیں اور ان میں ہونے والے ٹیسٹ کے دوران اگر کسی طالب علم کا منشیات کا ٹیسٹ مثبت آیا تو اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے, اور سوال اس طرح سے, پنجاب کے تعلیمی اداروں میں طلباء کا منشیات ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ, نتائج سے ان کے والدین کو بھی آگاہ کیا جائے گا. مراد راس, کیا نتائج طلباء کو دکھانا بہتر ہے یا پھر ان کے والدین کو بھی؟ دو آپشنز ہیں, طلباء یا والدین. بابر ستار صاحب کے پاس پہلے ہم چلیں گے. بابر صاحب, آپ کے خیال میں اگر اس طرح کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک تو یہ اقدام آپ کو کیسا لگ رہا ہے پنجاب حکومت کا, اور پھر یہ ان ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ صرف طالب علم کو ہی کرنا چاہیے یا والدین تک بات لے جانی چاہیے؟ بالکل لے جانی چاہیے. دیکھیے, والدین اور اسکول جو ہے ان کی ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے بچے کی تربیت میں, اور بہت ساری باتیں والدین کو نہیں پتہ ہوتی کہ اسکول میں کیسے ہو رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اسکول کو گھر کے حالات نہ پتہ ہوں. تو اس پرورش میں دونوں کو ایز اے پارٹنر کام کرنا ہے. اب چونکہ بچے مائنرز ہیں تو اگر لیگلی بھی سوچ لیں اس بارے میں تو پیرنٹس آبویسلی گارڈینز ہوتے ہیں ان کے, اور اسکول بھی گارڈین جورسڈکشن میں ہی بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک پرابلم اس کی وجہ سے لوگ جینونلی پریشان ہیں. تو میں تو ایز اے پیرنٹ سوچتا ہوں کہ اگر میرے بچے اسکول میں جاتے ہیں, ابھی وہ چھوٹے ہیں, ابھی انہیں شاید ڈرگز کی اتنی سمجھ نہیں آئی, لیکن میں تو چاہوں گا کہ
बाबर साहब, क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से अगर आप अपने बच्चे की बात समझ सकें, इसी तरह के होंगे तमाम वालिदैन जो कोई एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लेंगे, बजाय इसके कि बच्चे को खुद समझा दिया जाए, क्योंकि जो रेशो है वो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं ज्यादातर। देखिए 18 साल तक की उम्र तक तो बच्चा माइनॉरिटी एज में होता है ना, तो वो उसे आप एडल्ट कंसिडर नहीं करते और उसकी लिए उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर काउंसलिंग करनी है, जो भी घर का माहौल है, जिस तरह भी करना है, आपने अगर पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करनी है ताकि उन्हें पता हो कि उनके बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े हादसे हो सकते हैं इस वजह से। तो मैं तो एज अ पेरेंट सोच रहा हूँ इस वक्त कि अगर मेरे बच्चा किसी इस तरह की चीज में शामिल हो तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, ताकि मैं फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में कर सकूं, बजाय इसके कि कल को कोई बड़ा हादसा हो। आपके ख्याल में वालिदैन को बताना चाहिए। हसन साहब, इस बारे में हम गुफ्तगू भी इसीलिए आज कर रहे हैं कि जब से ये खबर सामने आई है, ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं कि बच्चे आपस में भी बहस कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो समझ रहे हैं कि अब तो बड़ी मुश्किल बनने वाली है, वालिदैन को बताया जाएगा। तो इस तरह के इकदाम से आप क्या समझते हैं, कमी आएगी मनशियात के इस्तेमाल में? देखें, दोनों को दिखाना चाहिए। बाबर साहब ने ठीक कहा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुनियादी बात बिल्कुल कुछ और है। सा ये ड्रामा इस मसले का हल नहीं है। असल इशू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। हमारा सोचना ये है कि हमारा यूथ इस बुरी तरह नशे की तरफ राग़िब क्यों हो रहा है। हमने भी ज़िंदगी में नशे वशे किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आइस वाइस ये इस तरह की चीज़ें और जिस तेज़ी से फैल रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। सोचना यह है कि नशे की तरफ हमारा यूथ इस बुरी तरह रुजू क्यों कर रहा है। कहीं अदम तहफ़्फ़ुज़, ठीक, इनसिक्योरिटी, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, बेरोज़गारी, अनसर्टनिटी, लाहासिली, ये वजूहात तो नहीं है, और अगर हैं तो इनको एड्रेस करो। और चलते हुए एक बात सुन लो आप, वो थोड़ा नामुनासिब है, तालीमी इदारों को जिम्मेदार, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पंजाबी का एक अखान है, इडियम, मुहावरा, जो भी कह लो, कि 4 टांगों वालों की राखी तो हो सकती है, 2 टांगों वालों की राखी मुमकिन नहीं है। और इसके पीछे बहुत दानिश है। बच्चा स्कूल जाएगा, फलाना घर आके झक मारे, रास्ते में झक मारे, दोस्तों के साथ कहीं चला जाए। सो बजाय इसके क्या आप स्कूल्स को इस पे कायल करें, तालीमी इदारों को, कि भाई बी विजिलेंट, प्लीज कोऑपरेट करें, फलाना करें, आप उनको भी थ्रेट कर रहे हो, तो ये नामुनासिब है। बाकी इनिशिएटिव अच्छा है, अच्छा, लेकिन असल मसले की तरफ रुजू करें। मुराद राज को चाहिए कि अपने बॉस से बात करें कि ओ भाई, हाँ, नशे में पनाह कौन ढूंढता है? ये देवदास ढूंढते हैं। अच्छा, नहीं तो इस एज के लोग, बच्चे कैसे देवदास बन सकते हैं हसन साहब? पारो नहीं बेटा, एक मिनट, हाँ, ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों का। देवदास को मैंने एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया है। एक मतलब मेरे कंसर्न है कहने का बहुत मतलब ये बड़ा। हसन साहब कि पार्वती नहीं होती, बेरोजगारी, अनसर्टेनिटी। तो ये तो पढ़ाई की उम्र के ओहो, देवदास स्टूडेंट्स का जो हैं मतलब ये है कि आप आदमी जब किसी पनाह ढूंढता है, नहीं तो यही है ना, उसको नजर आ रहा है मुझे कुछ नहीं होना, मेरा बड़ा भाई बेरोजगार है, उससे बड़ा बेरोजगार है, सही, वो खौफजदा है बच्चा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी कौन सी तोप चला लूंगा। 3-4 साल से 5 साल से मेरा बड़ा भाई बेरोजगार फिर रहा है, इसके जूते घिस गए हैं जॉब की तलाश में। तो ये अनसर्टेनिटी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये मैंने इतनी चीजें गिनवाई हैं, लाहासिली है। तो ये फैक्टर्स बेसिकली ये हैं। ठीक, यकीनन इस पे हसन साहब पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, कर रहे हैं ये भी जारी रखें। असल मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत है कि क्यों नौजवान इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। शहजाद साहब, अगर अपनी पढ़ाई के ज़माने में ही बच्चे अपना फ्यूचर तबाह कर दें तो वो तो फिर आगे के ऊपर हम नहीं ब्लेम कर सकते। ये तो रीजंस होते हैं जो अपने आप को दिए जाते हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों की तरफ से। काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है? देखिए, 2-3 बातें मैं करूंगा आपसे। एक तो ये कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शहरियार आफरीदी साहब ने कुछ अरसे पहले कुछ आदाद शुमार बताए थे कि कितनी तेज़ी से ये जहर फैल रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में। वो आदाद शुमार तो गलत थे, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था 70% स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, 50% लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। वो आदाद शुमार गलत है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये जहर हमारे माशरे में फैलता जा रहा है। कॉलेजेस, स्कूल्स में भी इसका इस्तेमाल है। बाज ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि कैफेटेरिया में
टॉफीज के अंदर आइस मिल जाती है और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो क्या खरीद रहे हैं, वो उसके आदी हो जाते हैं। तो ये इंसिडेंट्स भी हुए हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आदाद शुमार अफरीदी साहब ने बताए थे वो गलत है। जो हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप ठीक कह रही हैं, काउंसलिंग की जरूरत है, माँ बाप को जरूरत है कि बात करें बच्चों से, जो हैजर्ड्स हैं ड्रग यूज के उससे उनको आगाह करें। और ये जो आपका सवाल है कि वालिदैन को रिपोर्ट दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि ये ब्लड टेस्ट करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो स्कूल कॉलेजेस कर रहे हैं और रैंडमली गालिबन वो सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वालिदैन को भी ये लगे कि उनके बच्चों में कुछ एब्नॉर्मल बिहेवियर है, उनको कोई डिप्रेस्ड है या वो कुछ देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहे, तो वो खुद भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं अपने बच्चों का। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ताकि उनको पता चले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हैजर्ड्स हैं ड्रग यूज के, उससे उसकी काउंसलिंग करें, बच्चों को बताएं कि कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर मेरे ख्याल से कोई माँ बाप ये सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा बदनामी वाली बात हो जाएगी, इस टैबू से निकल के सोचने की जरूरत है। उनको पता होना चाहिए कि इन चीजों पे बात करना ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि उनका बेटा या बेटी इस चीज का आदी हो जाए, बाद में वो उनके लिए एक मसला बन जाए। दूसरी बात, ये डिमांड को तो हम कह रहे हैं कि कर्टेल करने की जरूरत है, किस तरीके से अपने बच्चों को दूर रखना है, लेकिन हमारे स्टेट को, इदारों को यह भी सोचना होगा कि सप्लाई साइड कैसे आपने रोकनी है, क्योंकि जब सप्लाई होगी तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती है मंशियात और इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर नहीं भी इस्तेमाल होती तो तकरीबन 50 से 55% अफगानिस्तान से जो ड्रग बाहर जाती है वो ट्रांजिट पाकिस्तान के थ्रू होती है, ट्रांजिट भी होती है, यहां से इस्तेमाल भी होती है। तो इस सप्लाई साइड को भी रोकने की जरूरत है। खाली आप डिमांड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके यहाँ एंटी नार्कोटिक्स इदारे हैं या दूसरे इदारे हैं, उनको चाहिए कि सप्लाई को रोकने पर तवज्जो देनी चाहिए, सप्लाई इसकी बढ़ रही है। सही, आपके ख्याल में इस पर तवज्जो देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नियाजी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि तालिब इल्म का मुनशियात टेस्ट मुस्बत आया तो उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, स्कूल्स को भी इस हद तक इन्वॉल्व करना आपके ख्याल में दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि इस चीज़ का सोचना या इसका शायबा होना या एक अमकानी सूरत हाल भी चश्मे तस्वर में लाना, मेरे लिए तो इब्सा एक रूह फरसा एक मंजर है। मैं दूसरी बात जो बड़ी है कि अंडर नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, ज़िम्मेदार वालिदैन जो है वो अपने बच्चा जब टीनेजर होता है तो उनकी रातों की नींदें उचाट रहती हैं, क्योंकि ये ऐसी एज है कि जिसके अंदर बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, इर्ताश ज़्यादा होता है, एक खलबली मची होती है और वो एक समझता है कि दुनिया में वो कोई कारनामे अंजाम देने के लिए आया है। और जो बच्चा जितना हाइपर होता है, जितना उसके अंदर एक एनर्जी होती है, जितनी एक्टिविटी होती है, तो वो उतना ही ज़्यादा उसको चेक करने की या उसको अगर गलत माहौल मिलता है तो उसको ख़राब होने की अमकान होते हैं ज़रूरत। हर सूरत में जो बाबस्तार साहब ने जो डिपिक्शन की है कि वालिदैन उन्हें ही नज़र रखनी है, वालिदैन ही को सफ़र करना होता है, और वो ऐसी एज है कि जो बच्चा बहरहाल वालिदैन को अपने मुहद्दब अदसा से उसको ना निकालना चाहिए, और जब ये रिपोर्ट हो जाए तो सबसे बेहतर इलाज जो है काउंसलिंग में वालिदैन ही करते हैं। फिर ज़ाहिर है उनको बैर की मदद चाहिए तो वो भी करें। स्टूडेंट को तो आप बताएंगे, उसको तो पहले से एक उसमें करके उसके अंदर एक उसको दिफा करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए नफसियाती तौर पे वो अपने आप को दलीलें दे रहा होता है और वो कन्विंस हो चुका होता है या करने की कोशिश करता होता है कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँ नशा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। तो वालिदैन ही है कि जो जिनको तकलीफ दे पहलू भी है, बच्चे का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है। हमारे मुआशरे में तो लड़कियों के लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, लड़कों के लिए भी हो जाते हैं। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी भी है, उनको बताना भी चाहिए, उनको वालिदैन की ही जिम्मेदारी आपके ख्याल में वही कंट्रोल कर सकते हैं काउंसलिंग की मदद से भी। चाहे बाप अगर उनमें खुद कैपेसिटी नहीं है तो वो कैपेसिटी बाहर से हायर कर सकते हैं। ठीक है इरशाद साहब, जैसे हसन साहब ने बहुत अपना खुला तबसरा करते हुए उन्होंने ये बात कही कि बचपन में सभी इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं। आप के ख्याल में अगर बचपन में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वालिदैन को जब मालूम होता है तो उनका रिएक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ ख़ास तौर पे जब लड़कियों की बात आती है तो इज़्ज़त का मामला बन जाता है, तो आपके ख्याल में वालिदैन कैसे रिएक्ट करेंगे और उसको किस तरीके से हमें देखना होगा इस मामले में? पहली बात तो ये है कि आगाह करना चाहिए, और मैं हसन साहब की बात से एग्री करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हर बंदा उम्र के एक हिस्से में आके देवदास बनता है, और उसका ये अलहदा बात है कि उसकी पार्वती उसका क्या होता है, कौन से वो
किस मंजिल होती है वो, ये अलहदा बात है। देखिए ये तय करना ये पड़ेगा कि ये जो बच्चे हैं ये लाइल्मी है, फैशन के तौर पे ये करने लग गए हैं, समाजी मसाइल हैं, घुटन हबस है, या नासमझी है, या नासमझी है, क्या है क्या कुछ, यानी ये तय करना पड़ेगा। यानी ये देवदास क्यों बना है? लाइल्मी की वजह से बन गया है, फैशन की वजह से बन गया है, समाजी मसाइल की वजह से बन गया है, घुटन और हबस की वजह से बन गया है, नासमझी में देवदास बन गया, या कोई पार्वती है, ये तय करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि वालिदैन, असल इशू ये है कि इसका ये हमारा मुआशरती चेक सिस्टम नाकाम क्यों हुआ है? वालिदैन, स्कूल मैनेजमेंट, गफलत किससे कहाँ हुई है कि ये इतना कुछ हो गया और पता ही नहीं चला। तीसरी बात है कि आइंदा ये रुकेगा कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल मैनेजमेंट, वालिदैन को मिलकर बैठना चाहिए और बच्चों को बुरा ना समझें, बल्कि इस चीज़ को इसको बुराई जाने और इस बुराई को ख़त्म करें। बच्चों के साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई करें, उनके साथ कहें कि ये बुरी बात है, उनको सज़ा और उनको मुजरम ना समझें, बल्कि इस चीज़ को ख़त्म करें उनके साथ मिलके, उनको अपने कहें कि ये गलत है, काउंसलिंग करें, मिलकर बैठें। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, और ये आपको इसको अवेयरनेस होनी चाहिए, बल्कि ये इंडिकेटर होना चाहिए कि बहुत कुछ बिगड़ रहा है। ये ना हो कि पूरा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से नीचे तक पूरा मुआशरा ही देवदास बना हुआ है, लेकिन बच्चों को बहरहाल इनसे बचाएं। ये जो देवदासपन है ये है कि फैशन बन चुका है, ड्रग्स करना, मुआशी मसाइल है, लाइल्मी है, क्योंकि एज ऐसी है जिसके अंदर मैं ये नहीं बाय करती कि उनको मुआशरती मसाइल पेश आ रहे हैं या टेंशन्स होंगी उन बच्चों को। मुझे ज्यादातर ये फैशन का रुझान या फिर एक वही वाला मामला लगता है जिसमें सब एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। देखिए एक दो बातें, एक जुमला ऐड करने दो। तो ये कि यार मैंने इस चक्कर में मैट्रिक में स्मोकिंग शुरू कर दी कि भाई मैं जरा बड़ा और मोतबर नजर आऊं। मतलब आप अंदाजा लगाओ ये कितनी स्टूपिड अहमकाना बात थी, जिसका जितनी बातें मैंने की है उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। शुरू मैं सिर्फ ग्रोन अप जरा लगने के चक्कर में, तो आई स्टार्टेड स्मोकिंग। शुरू दे पूरे सी हसन साहब, माशाअल्लाह। नहीं, लगने के चक्कर में यार, किधर मैं उसी वक्त ही मैं हफीजुल्लाह नियाजी बनने के चक्कर में था। सही। तो आज तक जान नहीं छूटी। अच्छा, आज ये बातों का बड़ी अजीबोगरीब वजूहात है। हसन साहब छुट्टी नहीं है मुंह से, ये काफर लगी हुई। एक और ठंडी शहजाद साहब, ये बात आजकल के बच्चों के ज़हनों में भी यही चीज़ है कि ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। वो टीनेजर्स जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से या कोई प्रेशर्स की वजह से नहीं ले रहे होते। ज्यादातर ड्रग्स यही वजह होता है, फैशन या किसी वो सोसाइटी में इन होना चाहते हैं, किसी ग्रुप में इन होना चाहते हैं, इसलिए शो ऑफ करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो वेस्टर्न मीडिया हो या हमारा लोकल मीडिया हो, वो भी आपने देखा है कि एक जमाने से वेस्ट में तो इस चीज पे फिल्में बनी हुई हैं, बड़े बड़े एक्टर्स ने फिल्में की हैं और वो बड़ा इसको स्टाइलिश दिखाते थे कि अल्कोहल पीना या ड्रग्स इस्तेमाल करना, उसको प्रमोट किया जाता था। इवन आप पाकिस्तान में देखें 15-20 साल पहले क्रिकेट के स्पॉन्सर्स सिगरेट वाले होते थे, स्नूकर जैसे स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर सिगरेट वाले होते थे। उस पर हमने बैन किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये माशरा दुनिया में हम आगे बढ़े और इस पर हमने देखा है कि काफी जो है इसकी प्रमोशंस को, सिगरेट हो या नशा, उसको हमने खत्म करने की कोशिश की है। तो माशरे इवॉल्व हुए हैं और अब आप देखेंगे कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अब कहीं पे भी किसी भी मूवी में आप देखेंगे कि सिगरेट पीने का हो या ड्रग्स इस्तेमाल करने का हो तो साथ साथ में डिस्क्लेमर भी आ जाता है फौरन उसी वक्त भी। अंदाजा करें, ये मुनाफिकत देखें, पूरी डब्बी सिगरेटों की बेच रहे हैं और ऊपर पे ये भी लिख देते हैं कि ये कैंसर है, मर जाओगे, और खुद खरीदो, और उसके आगे ब्रांड, उसके आगे ब्रांड। बहरहाल बात ये है कि असल में बात तो वो इसीलिए तो लिखते हैं ताकि इसको देख के ना खरीदें। यानी एक हीरो जो है, एक हीरो बैठा हुआ है खूबसूरत ड्राइंग रूम में, कुर्सी पर टांग पे टांग रख के, हाथ में उसके पिस्तौल है, आगे सारे उसके कान पकड़ के खड़े हैं, सिगरेट हाथ में, और एक छोटा सा है सिगरेट आपको मार देता है। भाई वहां तो सिगरेट उसको हीरो बना के बैठा हुआ है और वो सारी दुनिया पे राज कर रहा है। यहाँ मैं सिगरेट, और ऐसा धुआं उड़ रहा होता है कि बंदा करता है खुद बंदा धुआं बन जाए उसके साथ। लेकिन बात यह है कि मुजरम ना समझे अपने बच्चों को, ये बुरी चीज है, इसको बुरी चीज समझे, बच्चों को बुरा ना समझे, और इसको अपने बच्चों के साथ मिलकर ये खत्म, बच्चों को बुरा ना समझे। शाह साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि बहुत तशवीशनाक बात है और हमारे तमाम तजियाकार समझते हैं कि इसके ऊपर इकदाम यकीनी तौर पर होने चाहिए, वालिदैन को भी मालूम होना चाहिए, लेकिन वालिदैन को फिर अपने बच्चों का इस पर साथ भी देना चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।